रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4K टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अंत तक मेहनत से कामयाबियाँ समेटी और माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शफीक अहमद इंसारी एडवोकेट। आप चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान यूथ कौंसिल के। आप एक कामयाब वकील और सहाफ़ी के साथ साथ मारूफ समाजी रहनुमा भी हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर आपने शोबा वकालत ही का इंतखाब क्यों किया? जी देखिए, प्रोफेशन जो होता है ना बाय चॉइस होता है। जी जब हम जिंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तालीम मुकम्मल करने के बाद, जी तो आज के दौर में जो देखा गया वो ये है कि स्टूडेंट्स बेचारे मारे मारे फिरते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई प्रोफेशन जो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, फिर सोचते हैं कि हम क्या करें। जी जब हम जिंदगी को करीब से देखते हैं, मैट्रिक का स्टूडेंट था तो मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया जी कि हम किस फील्ड को अपनाएं तो हमें सूट करेगी। तालीम का सिलसिला भी चलता रहा और उसी दौरान सोशल एक्टिविटीज़ में भी आना जाना शुरू कर दिया। जी तो जब लोगों में उठे बैठे तो देखा कि कौन सा प्रोफेशन है जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगा जी और जिस प्रोफेशन को लेके मैं आगे चल सकूंगा। जी फिर देखा कि आम कहा जाता था कि लॉ इज़ द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें, अल्लामा इकबाल को देख लें, और जितने भी लॉर्ड्स हुए हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में आप नज़र मारें तो आपको नज़र आएंगे कि कामयाब वकील ही एक कामयाब लीडर बना है। फिर सोचा कि ज़िंदगी में कुछ तो करना है, जी तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें ज़्यादा दिलचस्पी है, मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने लॉ का इंतखाब किया और मैंने वकालत का शुबा इख्तियार किया। आप जितने बड़े यानी कि कामयाब वकील हैं और इतने ही कामयाब आप सहाफ़ी भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि मेहनत, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। जी मेहनत से इंसान ना सिर्फ पहाड़ों को सर किया है बल्कि फ़ज़ा को भी सर किया है। वो इंसान जो चाहता है कि मैं कामयाबी हासिल करूं, जी किसी मुकाम पर जाऊं, उसको चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखे, जी क्योंकि अल्लाह की ज़ात का शामिल हाल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी रहमत के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी जब अल्लाह की रहमत हो जाती है तो इंसान बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। फिर मेहनत का आंसर सबसे ज़रूरी है। जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी ज़्यादा ही कामयाबी समेटेंगे। मेरी इस शुबा में अपने सीनियर से जब मुलाकात होती थी, जब मैं जूनियर था या स्टूडेंट था, तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि बेटा अगर आप एक कामयाब वकील बनना चाहते हो तो अपने केस को प्रॉपर स्टडी किया करो। कोई भी ऐसा केस स्टडी किए बगैर कोर्ट में आपने नहीं जाना। बस वो बात पल्ले बांध ली और हर केस को प्रॉपर स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, कोर्स में गए, अपने सीनियर का जेस्चर्स को नोट किया, उनके बोलने के स्टाइल को नोट किया और देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें कामयाब और एक नामवर वकील बना रही हैं। बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया और उन पे दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। सर आप एक कामयाब वकील भी हैं और एक कामयाब सहाफ़ी भी हैं, आपको किस प्रोफेशन पर फ़ख्र है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि मैं एक वकील हूँ और मैं अपनी खिदमत बतौर वकील सर अंजाम दे रहा हूँ। जी, सहाफ़ी और वकील दोनों ही माशरे में बहुत तगड़े समझे जाते हैं और इतनी ताकत होने पर आपने कभी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? ताकत का मनबा तो देखिए अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर हम ताकत पे गरूर करें तो हमारे पास क्या है? हम तो एक लम्हा भी जो है ना खुद से नहीं गुजार सकते। जी तो रही बात ताकत की, तो इंसान तो कमज़ोर है, इंतहाई कमज़ोर है, ताकतवर कभी नहीं है। जिस चीज़ को वो ताकत समझता है वो उसका गुरूर है, जो को अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है। हमें हमेशा आजिज़ होना चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कामयाबी है तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये अल्लाह ताला की रहमत है और मुझे उसके आगे झुक जाना चाहिए। जो लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तारीख़ ने बताया कि उनका नामो निशान भी मिट गया। हमेशा नाम उनका ही बाकी रहा जो आजिज़ रहे और जिन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जी सर, आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या जो हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर करना चाहें? हाँ जी ज़रूर। मैं सबसे पहले तो फ़ख्र से ये बताना पसंद करूँगा
کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک مزدور ہے جی. تو مجھے آج بھی یاد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. پھل بیچتے تھے تو ان کو چوٹ لگ گئی. میرا زندگی کا جو نہ بولنے والا واقعہ وہ یہی ہے یادگار. تو میں نے کہا کہ ابو جی چلے آج آپ کی جگہ میں چلا جاتا ہوں, آپ گھر آرام کریں. جی. تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں, آپ اسکول جاؤ, آپ نہیں کر پاؤ گے, یہ بڑا سخت کام ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ آج چلیں. خیر ضد کر کے فورس کر کے چلا گیا. جب میں وہاں گیا ہوں ان کی جگہ پہ ڈیوٹی دی, جی. تو میں نے تب نوٹ کیا کہ یار میرے والد نے مجھے زندگی دینے کے لیے, بیسیکلی زندگی دینا ہوتا ہے نا, مجھے پرورش کر رہے ہیں, میری اچھی تربیت کر رہے ہیں, معاشرے میں ایک اچھا شہری بنا رہے ہیں, اور معاشرے میں ایک مقام دینے کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا مجھے. جی. تو جب میں وہاں کھڑا ہوا ہوں اور دیکھا کہ لوگ کس طرح ایک ایک روپے کے لیے بحث کر کے باتیں کرتے ہیں, کس طرح کی جو نا وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, جی. تو میں نے سوچا یار میرا باپ سارا دن ان لوگوں کو فیس کر کے میرے لیے رزق کماتے ہیں, یار میرا باپ تو گریٹ ہے کہ جنہوں نے میرے لیے اتنا بڑا سفر کر رہے ہیں. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے زندگی میں, تب میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے اپنے والد کو زندگی کی ہر خوشی دینی ہے اور ایک کامیاب انسان بن کے. یہی محنت جو میرے والد کر رہے تھے صبح سے لے کے شام تک, میں نے بھی اسی محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور کامیابیاں سمیٹنی ہے اور ان کی زندگی میں آسانیاں لے کے آنی ہیں. بس اس واقعے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا کہ یار میرے والد میرے لیے کتنا سیکریفائس کر رہے ہیں. سر سیاسی طور پر آپ کس لیڈر سے متاثر ہیں؟ ابھی اگر کرنٹلی دیکھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں لیڈر بھی ہے. ابھی کرنٹلی دیکھیں تو ہر بندے کو کرسی کی پڑی ہوئی ہے, عوام کی نہیں ہے. آج جب میں گھر سے نکلا ہوں تو میری گلی کے 3-4 لوگ نا بل لے کے آ گئے. میں آج کا واقعہ بتانے لگا ہوں. کسی کو 30,000 بل تھا, کسی کا 25 تھا, کسی کا 26 تھا. نہ ان کے گھر میں اے سی, نہ ان کے گھر میں فریزر وغیرہ, نہ کوئی اور چیز. اگر وہ بندہ صرف ایک بلب چلا کر, ایک پنکھا چلا کے اتنا بل پے کر رہا ہے اور کما 4-15-20 ہزار رہا ہے, تو کیا ایسے حکمران اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ جن کی رعایا دن رات پریشان ہے اور پریشانیوں میں پس رہی ہے. تو میں کس لیڈر سے متاثر ہوں؟ متاثر کرنے والی کوئی چیز بھی تو ہونی چاہیے جس سے میں متاثر ہوں, لہٰذا میں تو کسی سے متاثر نہیں ہوں. اتحادی حکومت کی ناکامی کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں ابھی تو جو میں ملک میں سیاسی حالات دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سیاسی لحاظ سے میچور ہی نہیں ہوا. ہر بندے کو یہ ہے کہ پکڑ لو, مثلا کیسز کا معاملہ, ماردار, نفسا نفسی, مجھے یہی نظر آ رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی ایسا لیڈر ہے جو حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہے قوم کا, تو وہ نہیں ہے. جی سر, پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ انشاءاللہ امید اچھی کی ہمیشہ رکھنی چاہیے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. میں پاکستان کا روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمیں ایسا لیڈر ملے گا جو ان بحرانوں سے نکالے گا, ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی, پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا, بلکہ دنیا کو لیڈ کرے گا, اور انشاءاللہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. سر جسٹس سسٹم پاکستان میں کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں سدرا, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ جسٹس سسٹم پاکستان میں کیسے بہتر ہو سکتا ہے. جی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں حکومتوں نے اپنی من پسند کا سسٹم رائج کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ آتے ہی جس کی حکومت ہے اس نے اپنی پسند کے جو ہے مثلا ڈی سی کمشنر یا سی پی او آر پی او وغیرہ لگائے. وہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم انصاف چاہتے ہیں اور جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں جی. تو کیونکہ جو نظام عدل ہے سب سے پہلے تھانہ کچہری سے ہی شروع ہوتا ہے. جی. گھر کی لڑائی جھگڑے یا دیگر معاملات کو اگر ہم جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو تھانوں میں سیاسی مداخلت کو ختم کرنا ہوگا. جی. ایس ایچ او صاحبان, سی پی او, ڈی پی اوز یا جو بھی افسر پولیس آفیشلز ہیں جی. ان کو خود مختار ہو کے کام کرنا دیا جائے گا تاکہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کریں اور لوگوں کو جسٹس فراہم کریں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جوڈیشری کی طرف. جی. عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی. اور عدالتی نظام میں بہت سی ریفارم لانے کی ضرورت ہے. ہماری حکومتوں نے ہمیشہ ہی عدالتوں کا استعمال بھی اپنے مقاصد کے لیے کیا. جی. اپنے من پسند ججز لگائے گئے, من پسند اٹارنی لگائے گئے. اگر ہم جسٹس کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو عدالتوں کو بھی خود مختار کرنا ہوگا اور ان کے ہر فیصلے کو خیر مقدم کرنا ہوگا. جی. جب عدالتی نظام آزاد ہوگا تو نظام بھی بہتر ہوگا اور انصاف بھی عام ہوگا. سر بڑی حکومتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کے ڈور سٹیپ میں انصاف پہنچایا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟
हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम दूसरी दुनिया को देखें, दूसरे ममालिक को देखें जी तो वहाँ चाहे वजीर आजम है, चाहे प्रेसिडेंट है, जी उसको भी लॉ को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में थोड़ा सा उल्ट है, प्रोटोकॉल सिस्टम। जब हम प्रोटोकॉल सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो जस्टिस देंगे ना। जी अब एक मिनिस्टर ने ही जाना तो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है जी और लोगों को तकालीफ दी जाती है, तो वहाँ जस्टिस कहाँ रह जाता है? जस्टिस तो ये है कि अमीर और गरीब बराबर है। जी अब एक मिनिस्टर को गुजारने के लिए हम रोड ब्लॉक कर देंगे जी। तो क्या हम जस्टिस देंगे? हमेशा से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो यही देखा है कि नफसा नफसी पड़ी हुई है। कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने कानून को बेहतर करने के लिए कोशिश की, बल्कि हर बंदे ने कानून को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। और अगर जब तक हम कानून को राइज नहीं करेंगे जी और कानून की पासदारी नहीं करेंगे, जी हम उस वक्त तक डोर स्टेप पर पहुंचाना तो दूर की बात, हम इंसाफ दे ही नहीं सकते। अगर इंसाफ देना है तो पहले हम इंसाफ करना सीखें जी और अमीर गरीब और छोटे बड़े की तमीज़ को ख़त्म करके इख्तियारात का जो तकसीम है वो मसावी की जाए। जब इख्तियारात की तकसीम मसावी होगी तो इंसाफ भी आपकी डोर स्टेप पे होगा। सर, आला अदलिया में जजेस की तकर्री इम्तिहानी मराहल के बगैर होती है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जी, सिफारशी सिस्टम तो हमेशा से हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है। जी अब एक बच्चा है जो ग्रेजुएशन करने के बाद जी लॉ की तालीम मुकम्मल करने के बाद आता है, होना तो ये चाहिए कि वो प्रैक्टिस करे, लेकिन उसको भी लॉ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है। जी लॉ असेसमेंट टेस्ट देने के बाद ही जो है वो आता है प्रैक्टिकल फील्ड में, उसको लाइसेंस वगैरह जारी किया जाता है। जी लेकिन अफसोस का ये बात है कि हायर जुडिशरी जिसने इस मुल्क के फैसले करने हैं, जी लोगों की तकदीर का फैसला करना है, उसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर हम जजेस का इम्तहान लेके जजेस को अपॉइंट करते हैं तो हायर जुडिशरी में इम्तहानी निज़ाम क्यों राइज नहीं है? जी होना चाहिए कि हम हाई कोर्ट का जज भी अगर कर रहे हैं तो भी एग्जाम हो, जी। चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन ले ले, चाहे फेडरल सर्विस कमीशन ले ले, कोई भी ले ले, या कोई भी जो सिस्टम इम्तहानी सिस्टम वो मुतारफ करवाना चाहते हैं उसके जरिए लिए जाए, क्योंकि यही जजेस जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक फिर जाते हैं। और जब हम मनपसंद, मुझे एक पार्टी ने जज अपॉइंट करवाया होगा जी तो कैसे हो सकता है कि मैं उसके खिलाफ फैसला दूंगा? मैं तो उस पार्टी को बहुत ज़्यादा जो फेवर दूंगा। जी लेकिन जब मैं मेरिट पे आया हूँगा, इम्तहान दे के आया हूँगा, तो फिर मैं इंसाफ भी करूँगा। मेरिट की जब धज्जियाँ उठती हैं, जब सिफारशी सिस्टम आता है, तब ही करप्शन भी आती है और तब ही इंसाफ भी लोगों को नहीं मिल पाता और बेरार रवि मुल्क में आम होती है। मैं यही कहूँगा कि हायर जुडिशरी में भी कोई इम्तहानी निज़ाम को मुतारफ करवाना चाहिए ताकि इम्तहानी सिस्टम के जरिए ही हायर जजेस की भी जो तकर्री की जाए। सर, आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं जी तो ज़िंदगी की मनसूबाबंदी करें, मैनेज करें कि हमने ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। रात को जल्द सो जाना और सुबह बहुत जल्द उठ जाना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। जब आप सुबह बहुत जल्द उठ जाते हैं तो इसमें बहुत से फ़ायदा है। एक तो ये कि आप नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और उसकी रहमतें समेटते हैं। दूसरा, तरोताज़ा फ़ज़ा में आप जाते हैं तो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद आपने प्लानिंग की होती है, आपको किसी काम की जल्दी नहीं होती। जी आपने हमेशा सोने से पहले सुबह के जो प्लान है वो करें और उसके मुताबिक डट जाए। मेहनत ही कामयाबी का राज है और हमेशा पॉजिटिव सोच जो है वो आपको कामयाब बना देगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सिद्रा मारूफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।